वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक अनरेटेड तेलुगु थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है लीगली वीर। मूवी के बारे में बात करें तो छोटे पटाखे में बड़ा धमाका। आप मूवी के कैरेक्टर्स पर मत जाइए, मैं भी नहीं जानता। मूवी का मेन कैरेक्टर नया है लेकिन कहानी बहुत ही मजेदार है। काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में आधा घंटा थोड़ा फिजूल की कहानी चलती है, लेकिन आधे घंटे के बाद असली कहानी ट्रैक पर आती है। सो आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही रात के समय जेपी कंस्ट्रक्शन के एक ऑफिस को दिखाया जाता है। उस ऑफिस में बाला नाम का एक लॉयर बैठा होता है और इसी तरह अपने जीएफ के साथ फोन में थोड़ा रोमांटिक सी बातें करते रहता है। इसी दरमियान में जेपी का पीए इस बाला को फोन करके कहने लगता है कि जेपी सर ने कहा कि आप कल आइए, फिलहाल सर कुछ जरूरी काम से दिल्ली जा रहे हैं। बाला कहने लगता है, अरे 2 दिन से आप यही बता रहे हो, मैं आपके ऑफिस पर आकर वापस जा रहा हूँ। पीए कहने लगता है कि एक्चुअली सर किसी दूसरे काम में बिजी है। उसके बाद बाला दोबारा अपने जीएफ से फोन में बात करते हुए अपने घर वापस जाने लगता है। उस ऑफिस से बाहर जाते ही कोई अनजान बंदा इस बाला के पास आकर इसको स्टैब करके मार देता है। दूसरे सीन में मूवी के हीरो वीर को दिखाया जाता है। पूरा नाम होता है वीर राघवा। लगता है वीर काफी दिनों के बाद अपने घर वापस आता है। वीर को देखकर इसका फादर इससे बिना बात किए घर से बाहर चला जाता है और इसी तरह इसकी माँ भी वीर को देखकर चौंक जाती है, लेकिन वीर से कहने लगती है कि तुम पहले जाकर फ्रेश अप हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। वीर की माँ कहने लगती है कि तुम्हारी पिताजी अभी भी तुमसे गुस्सा है। दूसरी तरफ पुलिस वाले उस क्राइम स्पॉट पर आकर अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं। इंस्पेक्टर यही सोचने लगता है कि मर्डर हुआ बंदा एक लॉयर है, शायद ये केस सरदर्द बनने वाला है, थोड़ा केयरफुली डील करना होगा। दूसरी तरफ वो वीर अपने फ्रेंड रघु से मिलने के लिए उसके ऑफिस पर आता है। वो रघु वीर को देखकर यही बात कहने लगता है कि अब तुम यहाँ पर क्यों आए हो, फटाफट से उठकर यहाँ से चले जाओ। वीर कहने लगता है कि अरे यार मेरी बात तो सुनो। रघु कहने लगता है कि 8 साल पहले तुम्हारी बात मानकर ही मैं ब्रोकर बन चुका हूँ। इस रघु से हमको ये बात पता चलती है कि वीर और रघु 8 साल पहले एक ऑफिस को स्टार्ट किया था, लेकिन पहला केस ही हार जाने की वजह से वीर बिना किसी को बताए फॉरेन चला गया। अब ये बेचारा रघु एडवोकेट कम एडवाइजर बन चुका होता है। वीर कहने लगता है कि हाँ यार मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने तो उस टाइम बहुत डर गया। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली वीर का फादर यही चाहता था कि वीर एक बहुत बड़ा लॉयर बने, लेकिन वीर को एक प्रोफेशन पसंद नहीं होता, जिस वजह से एक केस हार जाने की वजह से वो फॉरेन जाकर आईटी कंपनी में जॉब करने लगा। जब वीर उसकी कंपनी में प्रमोशन पाता है उसी वक्त रिजिग्नेशन भी दे देता है। जॉब छोड़ने के बाद वीर एक स्टार्टअप कंपनी को स्टार्ट किया। कुछ ही समय में उस कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। खैर इसी दरमियान में वीर एक कॉफी शॉप पर आता जाता रहता है। उसी कॉफी शॉप पर प्रिया नाम की एक लड़की भी आती जाती रहती है। ऑलमोस्ट 6 महीने गुजरने के बाद वीर इस प्रिया के पास आकर कहने लगता है कि मेरा वन साइड प्यार है। अब प्रिया भी कहने लगती है कि मैं भी आपके लिए ही इस कॉफी शॉप पर आती हूँ। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को प्रपोज करने लगते हैं। उसके बाद एक रोमांटिक गाना चलता है। उसी गाने के दरमियान में इन दोनों की शादी भी हो जाती है और कुछ दिन गुजरने के बाद वीर अपने काम में बहुत बिजी हो जाता है। प्रिया को ढंग से टाइम ही नहीं दे पाता और उसी तरह प्रिया प्रेग्नेंट भी होती है। एक दिन प्रिया को बहुत ही पेन स्टार्ट होते हैं। फटाफट से प्रिया को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, लेकिन शॉकिंगली प्रिया को लेट से हॉस्पिटल ले आने की वजह से प्रिया की मौत हो जाती है। अब प्रिया की याद वीर को बहुत सताने की वजह से वीर वहाँ पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस इंडिया आ गया। इस तरह से वीर अपने बारे में सब कुछ अपने फ्रेंड को बताकर बहुत सॉरी भी बोलने लगता है। अब वीर ने अपने फादर की बात नहीं मानी, इसीलिए वीर का फादर वीर के ऊपर बहुत ही गुस्सा होता है। दूसरे सीन में काफी सारे लॉयर्स प्रोटेस्ट करते रहते हैं क्योंकि रिसेंटली बाला नाम की एक लॉयर की हत्या हो गई। पुलिस वालों ने अभी तक हत्यारे को नहीं पकड़ा। इस प्रोटेस्ट में सत्यनारायण नाम का एक बहुत बड़ा लॉयर होता है जो आज तक एक भी केस नहीं हारा। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर बाला के फादर को पुलिस स्टेशन पर बुलाकर बाला के बारे में पूछने लगता है, क्या बाला के कोई दुश्मन वगैरह थे। बाला का फादर बहुत सोचकर एक दिन का इंसिडेंट इंस्पेक्टर को बताने लगता है। जब बाला और उसका फादर बाजार जाकर वापस आ रहे थे तो उस वक्त एक बंदा बाला के पास आकर उसको बहुत मारने पीटने लगा। इंस्पेक्टर पूछने लगता है कि उस बंदे ने बाला को क्यों मारा। बाला का फादर कहने लगता है, मुझे पता नहीं सर, लेकिन उसके 1 महीने के बाद बाला दोबारा बहुत जख्मी हालत में घर वापस आया। मैंने पूछा कि जख्म कैसे है। बाला ने कहा, कुछ नहीं, मैं बाइक से गिर गया। मुझे पक्का यकीन है बाला को दोबारा उसी बंदे ने अटैक किया होगा। इंस्पेक्टर पूछने लगता है, क्या आप उस बंदे को पहचान सकते हो जिसने बाला पर अटैक किया। बाला का फादर कहने लगता है, हाँ सर, अगर मैं उस बंदे को दोबारा देखूंगा तो पहचान लूंगा। दूसरी तरफ एक टीम जहाँ पर बाला मरा होता है
उस एरिया की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करते रहते हैं, लेकिन किसी भी फुटेज में इनको एक भी सबूत नहीं मिलता। मतलब हत्यारे ने बहुत ही चालाकी से उस बाला पर अटैक किया होता है। जब दूसरा फुटेज देखता है तो इंस्पेक्टर को ये बात पता चलती है कि उसी रास्ते से एक लड़की गुजर रही थी। वो लड़की बाला की लाश को देखकर डर के मारे वहाँ से चली गई। दूसरे सीन में वही लड़की को दिखाया जाता है, इसका नाम होता है वैदेही, और इस वैदेही को वही बाला का इंसिडेंट याद आते रहता है। फिलहाल वैदेही के घर वालों ने वैदेही के लिए एक लड़का पसंद किया होता है। दूसरे दिन वीर के फादर को हार्ट अटैक आने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उस वक्त वीर की माँ वीर से कहने लगती है कि जब तुम हमें छोड़कर चले गए थे उस वक्त पहली बार तुम्हारे फादर को हार्ट अटैक आया था। पता है वीर, तुम्हारे फादर तुमको एडवोकेट क्यों बनाना चाहते थे? जब तुम्हारे फादर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम किया करते थे उस वक्त एक पॉलिटिशियन तुम्हारे पिताजी के ऊपर झूठा केस डाल दिया। तुम्हारे पिताजी के साइड कोई भी अच्छा लॉयर ना होने की वजह से वो केस हार गए। तो तब तुम्हारे पिताजी को एक बात समझ में आई कि एक लॉयर ही न्याय को जितवा सकता है, इसलिए तुम्हारे फादर तुमको लॉयर बनाना चाहते थे, लेकिन तुम तो उनके सपनों पर पानी फेर दिया। सो वीर अपनी माँ की बातें सुनने के बाद डिसाइड कर लेता है कि अब ये अपने फादर की ख्वाहिश को पूरा करेगा। इस तरह से अपने फ्रेंड के पास जाकर यही बात कहने लगता है कि मैं दोबारा सर्विस करना चाहता हूँ। तो वीर का फ्रेंड भी वीर को बहुत मदद करने लगता है। दोबारा वीर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है। कुछ दिनों के बाद फाइनली वीर को एक केस मिलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक केस हार जाता है। दोबारा वीर को 2 और केस मिलते हैं, वो 2 भी हार जाता है। जज वीर को थोड़ा बहुत डांटते रहते हैं कि केस टेकअप करने से पहले पूरी तरह से जान लीजिए। एक जज तो वीर को 25,000 जुर्माना भी भरने के लिए कहता है, कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए। खैर दूसरे दिन इंस्पेक्टर अपने एक टीम मेंबर को फोन करके कहने लगता है कि सीसीटीवी फुटेज में जो लड़की दिखाई दी तुम उस लड़की को फाइंड आउट करो। वो बंदा कहने लगता है कि सर पास ही में एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, शायद वो लड़की वहीं पर काम करती है, मैं इंक्वायरी करके आपको अपडेट देता हूँ। दूसरी तरफ कोर्ट के पास लक्ष्मी नाम की एक औरत अपनी छोटी बच्ची के साथ एक लॉयर के पास आकर यही रिक्वेस्ट करती रहती है कि आप मेरे पति को बचा लीजिए, मेरे पति ने वो चोरी नहीं की। ये लॉयर कहने लगता है कि तुम्हारे पति का तो केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हारे पति को इस केस से बाहर लाने के लिए काफी सारा खर्चा आएगा, ये काम मुझसे नहीं होगा, जाओ तुम यहाँ से। उसी कोर्ट के पास लक्ष्मी की वो छोटी बच्ची वीर का कोट लाकर देती है। वो लक्ष्मी वीर के पास आकर कहने लगती है कि हमें यहाँ पर इंसाफ नहीं मिलेगा, जिसके पास पैसा है उसको ही इंसाफ मिलेगा। सो वीर इनकी हालत को देखकर ठान लेता है कि वीर इस लक्ष्मी का केस लेगा। दूसरी तरफ वो वैदेही अपने होने वाले मंगेतर से मुलाकात करने के लिए किसी रेस्टोरेंट पर आती है। अब इस वैदेही ने उस रात बाला को मरते हुए देखा ना, तो इसके दिमाग में वही चलते रहता है और उसी तरह पुलिस वालों को देखकर डरती भी रहती है कि कहीं पुलिस वाले वैदेही को पहचान कर इसको पुलिस स्टेशन ना बुला ले। अगर पुलिस वाले इसको पुलिस स्टेशन पर बुलाएंगे तो इसकी शादी टूट भी सकती है। मतलब वैदेही का ऐसा डर होता है। इसी डर की वजह से ये अपना स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन भी नहीं गई। अब वैदेही की घबराहट देखकर इसका होने वाला मंगेतर पूछने लगता है कि तुम पुलिस वालों को देखकर इतना डर क्यों रही हो? तो वैदेही सब कुछ सच बता देती है। तो इसका होने वाला मंगेतर वैदेही को मोटिवेट करने लगता है कि तुम डरो मत, पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात बता दो। अरे तुमने थोड़ी क्राइम किया है, तुम तो पुलिस वालों की मदद करने वाली हो। सो दूसरे दिन वो वैदेही पुलिस स्टेशन पर जाती है अपना बयान देने के लिए। उस वक्त इंस्पेक्टर मौजूद नहीं होता। कांस्टेबल कहने लगती है कि आप थोड़ा वेट करिए। उसी वक्त वो वीर भी इस पुलिस स्टेशन पर आता है उस लक्ष्मी के हस्बैंड के केस के बारे में डिस्कस करने के लिए। उस बंदे का नाम होता है राजू। कांस्टेबल कहने लगता है, अरे सर आपने उस राजू का केस क्यों लिया? वो तो पहले से ही चोर है, इससे पहले भी उसके ऊपर काफी सारे केसेस लगे हैं। इस तरह से एक फाइल वीर को दिखाने लगता है। एक्चुअली रिसेंटली इस राजू ने अपने ओनर की कार को चुराया, यही केस इसके ऊपर लगा होता है। सो वीर राजू के बारे में सुनने के बाद शॉक में रह जाता है। एट द सेम टाइम वो वैदेही बिना वहाँ पर वेट किए अपने घर वापस चली जाती है डर के मारे। खैर उसके बाद वीर उस लक्ष्मी के पास जाकर डांटते हुए यही बात पूछने लगता है कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि राजू के ऊपर पहले से भी काफी सारे केसेस है। लक्ष्मी कहने लगती है कि सर ये बात सच है कि पहले राजू चोरी किया करता था, लेकिन जब हमारी बच्ची पैदा हुई तो राजू अपनी बच्ची के ऊपर कसम खाकर चोरी करना बंद कर दिया। अगर ये बात मैं पहले आपको बताती तो आप राजू का केस नहीं लेते। मेरी बातों का यकीन करिए सर, मेरा पति निर्दोष है, उसने किसी की भी गाड़ी नहीं चुराई। एक्चुअली यहाँ पर राजू पुलिस से डर के मारे कहीं पर छुपा रहता है। पुलिस राजू को ढूंढ रही होती है। उसके बाद वीर बद्री के घर पर जाता है, वही राजू का ओनर। मतलब राजू इसी बद्री के पास एज ए ड्राइवर की तरह काम किया करता था। बद्री से रिक्वेस्ट करने लगता है कि आप केस वापस कर लीजिए, राजू ने आपकी गाड़ी नहीं चुराई। बद्री कहने लगता है कि वो गाड़ी मेरी सेंटिमेंटल थी। उस रात घर वापस आने के बाद
वही राजू मेरी गाड़ी को चुराया। इस तरह से ये बद्री अपना केस वापस नहीं लेता। यही कहने लगता है कि पहले तुम मेरी गाड़ी को फाइंड आउट करो, बाद में देखते हैं। वीर उसके घर से बाहर आने के बाद अपने फ्रेंड को फोन करके कहने लगता है कि बद्री के बयान से ऐसा लगता है कि बद्री सब कुछ क्लियर है, लेकिन बद्री के घर में इसका बेटा जीवा है, मुझे उस पर शक है। सो दूसरे दिन से ही वीर उस जीवा को फॉलो करते रहता है। वो जीवा एक टीनेज लड़का होता है। इस जीवा को फॉलो करने पर वीर को ये बात पता चलती है कि इस जीवा के पास काफी सारे पैसे हैं। आंख बंद करके खर्चा करता रहता है, कॉस्टली कपड़े, पब, मोबाइल फोन, लैपटॉप्स। एक दिन वो जीवा इस वीर को ऑब्जर्व करके वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वीर उस जीवा को चेस करके पकड़ ही लेता है। पूछने लगता है कि बताओ, तुमने ही अपने फादर की कार को चुराई ना, कहाँ पर बेचा, कितने में बेचा? सो वो जीवा डर के मारे सच बता ही देता है कि सर उस गाड़ी को मैंने ही स्क्रैप में बेच दिया सर। अगर ये बात मेरे पिताजी को पता चलेगी तो मेरे पिताजी मुझे मार ही देंगे। प्लीज सर, आप ये बात किसी को मत बताना। एक्चुअली मेरे पापा मुझे लाइक ही नहीं करते, मुझसे ज्यादा अपनी कार से ही प्यार करते हैं। उस रात मैंने सोच लिया कि मैं इंजन वायर को कट कर दूंगा। इस तरह से जो हुआ वो बताने लगता है। मतलब उस रात वो जीवा अपने फादर की कार के पास गया था उस गाड़ी को खराब करने के लिए, लेकिन उसी वक्त कोई अनजान बंदा इस गाड़ी के पास आकर इस गाड़ी को स्टार्ट करके कहीं पर जाने लगा। मतलब उस बंदे को देखकर वो जीवा उसी गाड़ी के पीछे साइड छुप गया। वो अनजान बंदा इस गाड़ी को किसी जगह पर ले जाकर रुका दिया। रुकाने के बाद वो स्ट्रेंजर कहीं पर चला गया। थोड़ी देर के बाद ये जीवा गाड़ी से बाहर निकलकर इस गाड़ी को ले जाकर स्क्रैप में बेच दिया। मतलब अगर जीवा इस गाड़ी को वापस अपने घर पर ले जाता तो इसका फादर इस चीज को देखकर बहुत डांटने लगता, मारने पीटने लगता। कार मिस होने के बाद जीवा ने नहीं सोचा था कि ये केस उस राजू पर आएगा। वीर से कहने लगता है कि प्लीज सर, आप ये बात मेरे फादर को मत बताइए। अगर आप मुझे मेरे फादर के पास ले जाना चाहते हो तो मेरी लाश को ले जाना। इस तरह से बहुत रिक्वेस्ट करने की वजह से वीर इसको छोड़ देता है। उसी रात पुलिस वाले उस वायदेही को फाइंड आउट करके इसको अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं एक छोटा सा स्टेटमेंट लेने के लिए। अब वायदेही भी इनके साथ जाकर अपना स्टेटमेंट देती है। दूसरी तरफ वो वीर उस लक्ष्मी के घर पर जाकर उस राजू को फोन करने के लिए कहता है, जो किसी जगह पर छुपा रहता है। वीर उस राजू से बात करते हुए कहने लगता है, देखो राजू, जिस रात वो गाड़ी चोरी हुई उस रात तुम किस जगह पर थे? राजू कहने लगता है कि सर मैं गाड़ी पार्क करके दूसरी जगह पर गया था। वीर कहने लगता है कि बस अगर ये बात हम कोर्ट में प्रूव कर देंगे तो तुम निर्दोष साबित हो जाओगे। बाद में वीर और उसका फ्रेंड उस एरिया में जाकर किसी दुकान वाले को थोड़े से पैसे देकर वहाँ का सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लेते हैं। सो वहाँ का फुटेज देखने के बाद ये बात पता लग जाती है कि वो राजू उस एरिया में मौजूद था। मतलब उस वक्त अपने घर वापस जा रहा था पैदल। उसके बाद क्या था, दूसरे दिन वीर टिप टॉप से रेडी होकर कोर्ट जाने लगता है। बहुत खुश होने लगता है कि ये केस ये जीत कर ही रहेगा, क्योंकि सारे सबूत तो इसके हक में है। कोर्ट के पास वीर और लक्ष्मी उस राजू का ही इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि राजू ने कहा कि मैं डायरेक्ट कोर्ट के पास ही आ जाऊंगा। सो सेम थोड़ी देर के बाद वो राजू कोर्ट के पास आने लगता है और वो भी बहुत ही खुश होकर। लेकिन उसी वक्त वहाँ के पुलिस वाले इस राजू को घेर कर इसको गिरफ्तार करने लगते हैं। वीर इंस्पेक्टर के पास आकर कहने लगता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, मैं इसी राजू का केस लड़ने के लिए यहाँ पर आया हूँ। राजू ने उस गाड़ी को नहीं चुराया। इंस्पेक्टर कहने लगता है कि इस राजू पर चोरी का नहीं बल्कि मर्डर का इल्जाम है। यह सुनने के बाद वीर के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसके बाद पुलिस वाले इस राजू को पुलिस स्टेशन पर लाकर बहुत मारते पीटते हुए सच बताने के लिए कहते हैं। राजू यही कहते रहता है कि सर मैंने किसी का भी मर्डर नहीं किया। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि जिस जगह पर बाला मरा था इसकी थोड़ी देर के बाद वो वैदेही गुजरने लगी थी। शॉकिंगली उसी वक्त ये राजू भी वहाँ से गुजरने लगा था। तो वैदेही ने पुलिस वालों को ये बयान दिया कि इसने उस जगह पर इस राजू को देखा और वो भी घबराते हुए। शायद राजू ने ही उस बाला को मारा होगा। खैर दूसरे दिन वीर उस इंस्पेक्टर के पास जाकर उस राजू के केस के बारे में पूछने लगता है। वो इंस्पेक्टर कहने लगता है कि सारे सबूत उस राजू के खिलाफ है। कुछ महीनों पहले उस राजू ने उस बाला को मारा पीटा। एक्चुअली एक बार नहीं 2 बार उसको मारा पीटा और उस रात मौका देकर उसी राजू ने बाला को मार दिया। काफी सारी बार राजू ने बाला को फोन करके धमकाया भी। एक लड़की चश्मदीद गवाह भी है। क्राइम सीन पर उस लड़की ने इस बाला को देखा। वीर कहने लगता है कि इंस्पेक्टर कभी कभार देखी हुई चीज सच नहीं हो सकती, उसके पीछे रीजन कुछ और भी हो सकता है। उसके बाद वीर उस राजू से मुलाकात करने के लिए जेल जाता है। पूछने लगता है क्या तुमने उस बाला को मारा था? राजू कहने लगता है हाँ सर, मैंने उसको मारा था। अगर उस बाला को कोई और नहीं मारता तो मैं ही मार देता। वीर पूछने लगता है कि उस रात तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? इस सवाल का राजू
वीर को जवाब ही नहीं देता कि सर ये मेरा पर्सनल मामला है। खैर दूसरे दिन वो बहुत बड़ा लॉयर सत्यनारायण वीर से मुलाकात करने के लिए इसके पास आता है। एक्चुअली बाला के साइड से यही लॉयर लड़ रहा होता है और राजू के साइड से वीर। उसके बाद ये केस कोर्ट में सुनवाई पर आता है। सत्यनारायण जज को केस के सारे डिटेल्स बताने लगता है कि उस रात बाला अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जेपी कंस्ट्रक्शन के पास गया। जब वहाँ से वापस लौट रहा था तो मौका देखकर ये राजू बाला को मार दिया और उससे पहले भी इस राजू ने बाला पर 2 बार हमला किया। इस क्राइम की चश्मदीद गवाह है वैदेही नाम की एक लड़की जो उसी रास्ते से गुजरते हुए उसी रास्ते पर इस राजू को देखा। इस तरह से ये सत्यनारायण कोर्ट में कुछ सबूतों को प्रोड्यूस करने लगता है। थोड़ी देर के बाद जब वैदेही कटघरे में आती है तो तब जाके वीर वैदेही के पास आकर कुछ सवालात पूछने लगता है। वैदेही का यही कहना होता है कि जब ये अपने ऑफिस से वापस अपने घर पर जा रही थी तो उसी रास्ते पर वो बाला मरा पड़ा था और ये राजू घबराते हुए वहाँ से जा रहा था। तो वीर जज को ये बात कहने लगता है कि ये सारी चीजें वैदेही का इमेजिनेशन है, मतलब राजू बाला की हत्या की होगी। इस लड़की ने हत्या करते हुए नहीं देखा। उस क्राइम सीन पर अकेला राजू होने की वजह से वैदेही ने इस पर शक किया। तो जज साहब उस क्राइम सीन पर ये वैदेही भी थी तो शक इस पर भी आता है ना, ये भी बाला की हत्या कर सकती थी। इस तरह से सारा केस वैदेही पर डाइवर्ट करने लगता है। जज साहब से रिक्वेस्ट करने लगता है कि इस केस की दोबारा इन्वेस्टिगेशन करे और वो भी वैदेही को आगे रखकर। सो जज उसी तरह से इसकी परमिशन दे देती है कि इस केस की दोबारा इन्वेस्टिगेशन करे। ये सब कुछ होने के बाद वीर का फ्रेंड वीर से पूछने लगता है कि तुमने सारा शक वैदेही पर क्यों डाला। वीर कहने लगता है कि उस बाला का मर्डर वैदेही ने भी नहीं किया। अरे यार मेरे पास कुछ भी सबूत नहीं है कि मैं ये प्रूव कर सकूं कि राजू निर्दोष है। मैंने इसलिए केस को डाइवर्ट किया ताकि मुझे थोड़ा समय मिल जाए और ऊपर से तो मेरे सामने बहुत बड़ा लॉयर है। ऐसे लॉयर से सामना करने के लिए तगड़ा वेपन तो चाहिए। सो उसके बाद वीर कुछ सबूतों की तलाश में लगा रहता है। एट द सेम टाइम पुलिस वाले उस वैदेही को बार बार पुलिस स्टेशन पर बुलाकर इंक्वायरी करते रहते हैं। अब वैदेही की इस सिचुएशन की वजह से इसको जॉब से निकाल दिया जाता है और उसी तरह से इसकी शादी भी टूट जाती है। दूसरी रात वो वीर वैदेही से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट के पास आता है। वैदेही वीर पर बहुत गुस्सा करने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मैंने तो बस कोर्ट में अपना स्टेटमेंट दिया था लेकिन तुमने मुझे मुजरिम बनाकर रख दिया। वीर समझाने की कोशिश करने लगता है कि ऐसा करने की एक वजह है। पूछने लगता है क्या आप उस रात किसी और को देखा था, लेकिन वैदेही इस वीर पर बहुत ही गुस्से में होती है। बहुत गुस्सा करके इसको यहाँ से जाने के लिए कहती है। उसके बाद जब कोर्ट में नेक्स्ट सुनवाई होती है तो इंस्पेक्टर जज साहब को सारे रिपोर्ट्स दिखाते हुए कहने लगता है कि बाला के मर्डर केस का और इस वैदेही का कुछ भी लेना देना नहीं है। वैदेही क्लियर है। वो लॉयर सत्यनारायण ने भी जज साहब से कहने लगता है कि जज साहब ये सब कुछ वीर का एक प्लान है। इस केस को डाइवर्ट करना चाहते थे लेकिन नाकामयाब हो गए। तो जज वीर को हल्के से डांटने लगती है कि अगली बार आप ऐसी हरकत करके कोर्ट का टाइम वेस्ट मत करिए। उसके बाद वीर उस बद्री को कटघरे में बुलाकर ये बात पूछने लगता है कि उस रात क्या आप शहर में थे। बद्री कहने लगता है कि जिस रात मेरी गाड़ी चोरी हो गई उसके पहले दिन मेरी वाइफ की डेथ एनिवर्सरी थी, तो हर साल मैं दूसरे गाँव पर जाता हूँ। वीर पूछने लगता है आप उस गाँव पर कैसे गए। बद्री कहने लगता है मैं अपनी गाड़ी में गया। ऑफ कोर्स मेरा ड्राइवर राजू गाड़ी चला रहा था। सो वीर जज को यही बात कहने लगता है कि जज साहिबा कि कैसे एक बंदा एक ही समय 2 प्लेस पर रह सकता है। एक्चुअली मेरा क्लाइंट उस रात शहर वापस आने के बाद पैदल अपने घर वापस जा रहा था, बस वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद वीर उस जेपी कंस्ट्रक्शन ओनर को कटघरे पर बुलाकर बाला के बारे में पूछने लगता है। वो बंदा कहने लगता है कि एक्चुअली बाला मेरा पर्सनल एडवोकेट है। किसी केस के सिलसिले में बात करने के लिए मैंने उसको अपने ऑफिस पर बुलाया था लेकिन उसी दिन मुझे दूसरे काम से दिल्ली जाना पड़ा। वीर पूछने लगता है कि बाला मरने के बाद क्या आपने दूसरे लॉयर के पास अप्रोच किया। वो बंदा कहने लगता है नहीं सर, एक्चुअली मेरा मामला सेटलमेंट हो गया था। यह सुनने के बाद वीर जज साहब को एक बात बताने लगता है कि जज साहिबा इस जेपी ने उस बाला को कुछ पैसे देने चाहिए थी कुछ केस के सिलसिले में, लेकिन जेपी और दूसरा बंदा कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट कर लिया। लेकिन इसके बावजूद भी वो बाला इस जेपी से पैसे मांगने लगा। तो बाला को अपने रास्ते से हटाने के लिए जेपी ने बाला को मरवाया। इस तरह से इस जेपी पर इल्जाम डालने लगता है। जज कहने लगती है कि वीर अगर आपके पास कोई सबूत है तो कोर्ट में प्रोड्यूस करिए, ऐसे दोबारा किसी पर इल्जाम लगाकर कोर्ट का टाइम वेस्ट मत करिए। वीर कहने लगता है कि जज साहिबा मुझे और थोड़ा समय चाहिए, तो जज परमिशन दे देती है। यह होने के बाद वो लड़की वैदेही इंस्पेक्टर के पास आकर थैंक यू बोलने लगती है कि आपकी सबूत की वजह से मैं निर्दोष साबित हुई। इंस्पेक्टर कहने लगता है कि थैंक यू तो आप मुझे नहीं वीर को बोलना चाहिए।
क्योंकि वही हमें सबूत ला कर दिया। तो यह सुनने के बाद वो वैदेही वीर को बहुत रिस्पेक्ट करने लगती है। दूसरे दिन ही मुलाकात करने के लिए किसी कैफे पर जाती है। वीर से कहने लगती है क्या आपने उस दिन मुझे पूछा था ना, क्या उस रात मैंने किसी और को देखा था? मैंने उस रात किसी और को नहीं देखा था। इस तरह से और भी कुछ बातें करके जब वीर वहाँ से जाने ही वाला होता है तो तभी बाइक पर एक बंदा वीर के पास आकर हमला करने लगता है। वीर उस बंदे को फॉलो करते हुए किसी पुरानी फैक्ट्री पर जाता है। वहाँ पर और भी काफी सारे गुंडे होते हैं। जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। वीर पूछने लगता है कि बताओ तुम लोगों को किसने भेजा मुझे मारने के लिए? लेकिन वो गुंडे वीर को कुछ भी जवाब ना देते हुए इसको चकमा देकर वहाँ से भाग निकलते हैं। उसके बाद जब वीर के बारे में इसके फ्रेंड को पता चलती है तो इसका फ्रेंड वीर से मिलने के लिए इसके घर पर आता है। कहने लगता है कि जरूर उस जेपी का ही काम हो सकता है क्योंकि तुमने कोर्ट में उसको दोषी ठहराया ना, इसीलिए। वीर कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो तुम उस जेपी पर नजर रखो, मैं इस बाला के बारे में थोड़ा इंक्वायरी करता हूँ। दूसरे दिन वो वैदेही उस मरे हुए बाला के फादर से मिलने के लिए उसके घर पर आती है। बाला का फादर कहने लगता है तुम बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ। इस तरह से जब कॉफी बना रहा होता है इसी मौके का फायदा उठाकर वो वैदेही उस बाला के कमरे में जाकर कुछ पेपर्स को हासिल कर लेती है। वैदेही वही पेपर वीर को लाकर देने लगती है। एक्चुअली वीर ने ही इस वैदेही को वहाँ पर भेजा था। मतलब बाला के फादर ने कहा था ना कि सेकेंड टाइम राजू ने ही उस बाला पर अटैक किया था, तो बाला जरूर किसी हॉस्पिटल पर गया होगा अपना ट्रीटमेंट लेने के लिए। वही डॉक्टर स्लिप हासिल करने के लिए वैदेही को भेजा होता है। वैदेही वही पेपर लाकर वीर को देने लगती है। खैर दूसरे दिन जब कोर्ट में सुनवाई होती है तो वो सत्यनारायण राजू से ये पूछने लगता है कि अगर तुम वहाँ पर बाला को मारने के लिए नहीं गए थे तो किस वजह से गए थे? राजू कहने लगता है कि मैं वहाँ पर किसी और काम से गया था, यह मैं आपको नहीं बता सकता। उसके बाद वीर उस डॉक्टर को कटघड़ में बुलाता है जिसने बाला को ट्रीटमेंट किया। वो डॉक्टर कहने लगती है कि बाला के बॉडी पर जो जख्म थे वो किसी अटैक की वजह से नहीं हुए, बाला बाइक से नीचे गिर गया था, वही जख्म थे। सो वीर जज से यही बात कहने लगता है कि सेकेंड टाइम राजू ने बाला पर अटैक नहीं किया, बाला का एक्सीडेंट हुआ था। तभी सत्यनारायण उठकर कहने लगता है हाँ जज साहिबा ये बात सच होगी, लेकिन राजू के पास बाला को मारने का एक जबरदस्त मोटिव है। वो ये कि बाला का और राजू की बहन का चक्कर चल रहा था। जब राजू को अपने बहन के बारे में पता चला तो तभी ये राजू बाला पर अटैक किया और मौका देकर उस रात मार दिया। उसके बाद वीर वापस अपने घर पर आकर उस बाला की कॉल हिस्ट्री चेक करते रहता है तो एक नंबर इसको कुछ जाना पहचाना सा लगता है। ये वीर उस नंबर को फोन करता है। किससे बात करता है, क्या बात करता है, ये हमको बाद में पता चलेगा। उसके बाद वीर उस मर्डर स्पॉट पर जाता है तो ये फाइंड आउट करता है कि इस जगह पर एक छोटी सी गली है, मतलब ये गली दूसरे एरिया तक जा सकती है। जब वीर दूसरी साइड पर जाकर उस एरिया के अच्छे से इंस्पेक्शन कर रहा होता है तो वहाँ पर इसको एक ऑर्फनेज नजर आता है। इस ऑर्फनेज को देखकर वीर को उस जीवा के बारे में याद आता है। फटाफट से फोन करके कंफर्मेशन लेने लगता है कि उस रात इसकी फादर की मतलब बद्री की गाड़ी इसी ऑर्फनेज के पास खड़ी थी। इसी बातों में वीर को एक विजिल की आवाज सुनाई देने लगती है। जीवा से पूछने लगता है कि ये विजिल कौन बजा रहा है। जीवा कहने लगता है कि मेरे फादर। शॉकिंगली ऐसा ही गाना उस ऑर्फनेज में चल रहा होता है, मतलब बच्चे गा रहे होते हैं। सो ये जानने के बाद वीर इंस्पेक्टर से कहने लगता है कि उस बद्री के बारे में थोड़ा इंक्वायरी करो। सो दूसरे दिन ही इंस्पेक्टर बद्री को पुलिस स्टेशन पर बुलाकर ये पूछने लगता है कि आपने कहा था कि आपकी गाड़ी घर के पास मिस हो गई, लेकिन हमारे पास जो गवाह है वो तो कुछ और ही बता रहा है। इस तरह से बद्री के बेटे को पुलिस स्टेशन पर बुलाता है। बद्री अपने बेटे को देखकर बहुत मारने पीटने लगता है कि तुम्हारी कितनी हिम्मत, तुम मेरी गाड़ी को ही छूने लगे। जीवा कहने लगता है कि मार दो पापा, मुझे मार दो, जिस तरह से तुमने मम्मी को मारा उसी तरह से मुझे भी मार दो। मतलब जब जीवा छोटा बच्चा था उस वक्त बद्री ने ही अपनी पत्नी को मार दिया और इल्जाम किसी और पर डाल दिया। दूसरे दिन वो वीर इस बद्री को कटघरे में खड़ा करता है। वीर कोर्ट को इस केस में जो हुआ वो सारी बात बताने लगता है। एक्चुअली ये बद्री उस ऑर्फनेज के जरिए से काफी सारे इलीगल एक्टिविटीज किया करता था और उसी तरह वो एरिया इसको अच्छी तरह से पता होता है। उस रात ये बद्री ही अपनी गाड़ी को उस ऑर्फनेज के पास ले जाकर उस गली से निकलकर दूसरी जगह पर आया। मौका देखकर बाला को स्टैब करके मार दिया और विथिन सेकंड में उसी गली से उस ऑर्फनेज के पास गया। लेकिन वहाँ पर इसकी कार मौजूद नहीं थी क्योंकि उस कार में इसका बेटा था तो वो ले चले गया। अब इत्तेफाक से राजू और वैदेही उसी रास्ते से गुजरने लगे तो बाला की लाश को देखकर वैदेही ने ये सोचा कि बाला की हत्या इसी राजू ने किया, इसलिए घबराते हुए वहाँ से जा रहा है। हालांकि राजू वहाँ पर किसी और काम के लिए आया था। वीर जैसे कहने लगता है कि पुलिस वालों ने उस गली में मर्डर वेपन को फाइंड आउट कर लिया और उसके ऊपर इस बद्री के फिंगरप्रिंट्स है और इसी तरह बद्री के बेटे की गवाही से ये बात पता चलती है कि बद्री ने ही 10 साल पहले अपनी बीवी को मार दिया।
सेम स्टाइल में। जज कहने लगती है कि लंच के बाद मैं अपना फैसला सुनाऊंगी। सो लंच आवर में वीर उस सत्यनारायण के पास आकर इसका विजिटिंग कार्ड वापस देने लगता है। मतलब जब सत्यनारायण वीर से पहली बार मुलाकात किया था, अपना विजिटिंग कार्ड दिया था। और इसी तरह इस सत्यनारायण को एक कॉल हिस्ट्री भी दिखाने लगता है। जब दोबारा कोर्ट में सुनवाई होती है तो वीर जज से कहने लगता है कि जब बाला का बाइक का एक्सीडेंट हुआ था, बाला हॉस्पिटल अकेला नहीं गया था, उसके साथ एक लेडी भी थी। इस तरह से जब वीर और भी कुछ बातें बता रहा होता है तो सत्यनारायण को कुछ होने लगता है। देखते ही देखते शायद इसको हार्ट अटैक आने लगता है। फटाफट से इस सत्यनारायण को हॉस्पिटल पहुंचाने लगते हैं। उसके बाद वीर कोर्ट को अपने इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ बातें बताने लगता है। 4 दिन पहले वीर प्रीति नाम की एक लड़की से मुलाकात किया था। ये प्रीति और कोई नहीं, सत्यनारायण की सेकंड बीवी होती है। मतलब ये सत्यनारायण प्रीति के माँ बाप को पैसों की लालच देकर प्रीति से शादी कर लिया। पहले प्रीति इसकी असिस्टेंट थी। प्रीति से शादी करने के बाद इसको एक स्लेव की तरह देखने लगा। एक दिन सत्यनारायण केस के सिलसिले में प्रीति और बाला को मिलवाया कि तुम दोनों इस केस को हैंडल करो। अब दोनों भी यंग होने की वजह से एक दूसरे से प्यार करने लगे। एक दिन बाला और प्रीति बाइक में जा रहे थे, उसी वक्त इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ। सेम तरीके से जख्म हुए तो इन्हीं जख्मों को देखकर सत्यनारायण को इन दोनों पर शक होने लगा। उसके बाद ये सत्यनारायण उस बद्री को फोन करके बाला को मारने के लिए कहा। जब बद्री ने अपनी वाइफ को मारा था, यही सत्यनारायण बद्री को बचाया था। सो यही फेवर याद करके बद्री उस बाला को मार दिया। अब सत्यनारायण को ये बात भी पता होती है कि राजू और बाला का झगड़ा हुआ था, तो सोच लिया कि इस केस में उस राजू को फंसा देगा। अब वीर को प्रीति के बारे में उस टाइम पता चला जब बाला का कॉल हिस्ट्री चेक किया था। मतलब बाला ने काफी सारी बार प्रीति को कॉल किया और प्रीति का नंबर ही सत्यनारायण के विजिटिंग कार्ड पर था। प्रेजेंट पर कोर्ट में सत्यनारायण का सच बाहर आने वाला था। यही टेंशन की वजह से इसको हार्ट अटैक आ गया। अब सारे सबूतों को मद्देनजर में रखते हुए कोर्ट राजू को बाइज्जत बरी कर देती है। बद्री को गिरफ्तार करने लगती है। कोर्ट से बाहर आने के बाद राजू वीर से कहने लगता है कि सर, उस रात किसी ने मुझे फोन करके ये कहा कि तुम्हारी बहन के कुछ नंगी तस्वीरें हमारे पास है, उनको लेने के लिए इस जगह पर आओ। इसलिए राजू वहाँ पर गया था, लेकिन अब जाके पता चला कि ये सब कुछ एक ट्रैप है। इस तरह से वीर हारने वाले केस को जीतकर दिखाया। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।